यूनिट 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है और ओनरशिप ट्रांसफर क्यों करना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा केसेस भी होता है जहाँ पे ओनरशिप नहीं भी होने के बाद सामने वाले पर्सन को, यानी जिस पर्सन को गुड्स सेल किया जा रहा है, उसको अच्छा टाइटल मिल सकता है। तो देखेंगे, हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें टोटल इसमें अभी सबसे पहले देखेंगे, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 18 से 26 सेक्शन। 18 से 26 सेक्शन किसके रिगार्डिंग है? प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये वैसे प्रोविजन है जिसमें बताया गया है कि ओनरशिप को कैसे ट्रांसफर करना है। ये सेक्शन 18 से लेकर 26 तक बात करता है। हमने यूनिट 1 देखा था। यूनिट 1 में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। यूनिट 2 देखा था कि स्टिपुलेशन क्या होता है। स्टिपुलेशन एज कंडीशन और रिगार्ड और वारंटी। तो कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, और हमने फिर ये देखा। उसका कैवेट एम्प्टर के बारे में पढ़ा यूनिट 2 में। अब अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में क्या क्या बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। स्टेज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। स्टेजेस क्या है, मतलब ओनरशिप जब ट्रांसफर करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं कि हाँ तब मानेंगे कि ये ओनरशिप हुआ है कि नहीं। इसमें मेनली 3 है। सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। प्रॉपर्टी मीन्स मैंने क्या बताया था यूनिट 1 में, मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मीन्स होता है ओनरशिप। इन जनरल का बात किया जाता है, दैट इज ओनरशिप। ठीक है, तो इसमें बताता है कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप। ओनरशिप को ट्रांसफर करना और डिलीवरी ऑफ गुड्स करना और पासिंग द रिस्क। मतलब अगर हमने ओनरशिप ट्रांसफर किया और गुड्स रिस्क भी उसका गुड्स भी डिलीवर कर दिया, देन उसका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है साथ, जैसे हमने ओनरशिप और गुड्स को डिलीवर किया। ठीक है, तो समझते हैं जनरल रूल क्या है। जनरल रूल है कि रिस्क प्राइमा फेसी विद द प्रॉपर्टी। रिस्क प्राइमा फेसी विद द प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, जिसके पास गुड्स का ओनरशिप रहेगा उसी के पास रिस्क रहेगा। इसका मतलब ये होगा, अगर मान लो सेलर के पास ओनरशिप है गुड्स का, तो रिस्क क्या रहेगा, गुड्स का रिस्क रहेगा सेलर के पास। लेकिन अगर बायर को ट्रांसफर कर दिया गया है गुड्स, दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जो रिस्क होगा, यानी गुड्स अगर लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है, तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा? बायर। अगर सेलर के पास है तो सेलर, अगर बायर के पास है तो बायर। क्या चीज? ओनरशिप ऑफ गुड। अगर गुड्स का ओनरशिप अगर सेलर के पास है देन रिस्क पूरा बेयर करेगा सेलर। अगर ओनरशिप पूरा बायर के पास है देन पूरा रिस्क कौन बेयर करेगा? बायर। ठीक है, सो देखते हैं जनरल रूल क्या है। जनरल वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। अगर गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं देन बर्डन कौन ब्रॉन करेगा? बर्डन या लॉस जो हुआ है, उसका डैमेज या लॉस हुआ है, उसको ब्रॉन करेगा बाय द पर्सन हु इज द ओनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। यानी जब गुड्स लॉस्ट और डैमेज हुआ था, जब गुड्स लॉस्ट और डैमेज हुआ उस टाइम पे जिसके पास ओनरशिप था गुड्स का, वही बनेगा प्राइमरी जो रिस्क ब्रॉन करेगा। ठीक है, अब इफ गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर ना बायर और ना ही सेलर, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन की वजह से गुड्स में डैमेज आता है, इन दोनों पर्सन के अलावा किसी और पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से गुड्स में डैमेज या लॉस होता है, देन जो ओनर है, यानी उस टाइम पे जो ओनर रहेगा, चाहे या तो बायर हो सकता है या तो सेलर हो सकता है, तो जब थर्ड पार्टी की वजह से गुड्स में डैमेज हुआ और उस टाइम पे जब कोई ओनर था गुड्स का, वो एक्ट कर सकता है, एक्शन ले सकता है किसके रिगार्डिंग? थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग। तो वही कह रहा है कि इफ द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैंने गुड्स खरीदा था। ठीक है, मैंने गुड्स खरीदा, मैं बायर हूँ, मैंने गुड्स खरीद लिया। अब कोई थर्ड पर्सन मेरा गुड्स को डैमेज कर देता है तो मैं एक्शन लूंगा, सेलर एक्शन नहीं लेगा। लेकिन गुड्स ट्रांसफर यानी ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले, यानी अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है, तब वो थर्ड पार्टी अगर डैमेज कर देता है गुड्स, देन सेलर एक्शन लेगा, ना कि बायर। तो यानी जिसके पास ओनरशिप रहेगा वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज समझ गए कि रिस्क क्या होता है। रिस्क प्राइमा फेसी होता है किसका? जिसके पास ओनरशिप रहेगा उसके पास रिस्क रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि इधर देखा जाए तो रिस्क इज इक्वल टू जिसके पास ओनरशिप है। ओनरशिप, अब वो ओनरशिप किसी के पास भी हो सकता है, वो ओनरशिप में भी सेलर के पास हो सकता है या बायर के पास हो सकता है। ठीक है, या तो सेलर के पास हो सकता है या तो बायर के पास हो सकता है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है इसमें? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या समझते हैं इससे? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि पासिंग ऑफ ओनरशिप, जो कि अभी मैंने बताया। और इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, अगर बायर को चल गया है, प्रॉपर्टी पास हो चुका है, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट द बायर एंड द नॉट द सेलर। यानी कह रहा है अगर तुमको प्रॉपर्टी पास हो चुका है, बायर को पास हो चुका है, जो गुड्स पास हुआ था, जो गुड्स पास हुआ है प्रॉपर्टी का, उसका सारा रिस्क अब सेलर के पास नहीं है, बायर के पास रहेगा। ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया था। इसका रूल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग ने समझ लिया कि रिस्क क्या होता है, रिस्क किसके पास होता है, ये हम लोग ने समझ लिया। लेकिन अब इसको ट्रांसफर करने का इसका रूल क्या है, मतलब कब मानेंगे कि हाँ रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, बायर या सेलर, वॉट एवर द केस में भी। सो इसका रूल है कि रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स डिपेंड्स ऑन टू बेसिक फैक्टर। दो बेसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या कि कैसे ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं इसका मेनली दो है। क्या? एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, और एक है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। ये दो चीज मैटर करता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है?
आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमेशा दो चीज़ ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा अनसर्टेन ऑफ गुड्स है, क्या है, अगर तुम्हारा अनसर्टेन गुड्स है तो उसको क्या करना है, स्पेसिफिक करना है और असर्टेन करना है। ये हम लोग यूनिट 1 में देख रहे थे, क्या अनसर्टेन गुड्स है, क्या सर्टेन गुड्स है, क्या इस फ्यूचर गुड्स है, ये हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर गुड मस्ट बी असर्टेन इन ऑर्डर टू पास द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। अगर गुड्स तुम्हारा रहेगा ही नहीं, अगर तुम्हारा गुड्स अनसर्टेन है तो अनसर्टेन गुड्स का प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करोगे, उसके लिए उसको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे ही स्पेसिफिक होगा तो उसका ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप बायर को, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर गुड्स अनसर्टेन है तो उसको स्पेसिफिक एंड अनसर्टेन करना पड़ेगा टू एक्वायर द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स बाय बायर, ठीक है। जैसे क्या समझे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक मैं गया शोरूम पे कार खरीदने के लिए, उधर बहुत सारे कार थे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे कौन सी कार चाहिए, तो जब तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया, गुड्स अनसर्टन है, बस पता है कि मेरे को कार खरीदना है और वहाँ पे बहुत सारे कार है। जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे को सुपर कार खरीदना है, जैसे कि बुगाटी। अब बुगाटी के तो कई सारे मॉडल आते हैं ना, तो वो कई सारे मॉडल अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे कौन सा मॉडल लेना है, तो ये अभी अनसर्टेन गुड्स, उसको मैंने सर्टेन या स्पेसिफिक नहीं किया। जब तक नहीं किया तब तक उसका प्रॉपर्टी जो भी है उसका ट्रांसफर प्रॉपर्टी मेरे को नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने अगर स्पेसिफिक कर दिया तो उसके बाद इंटेंशन से पता चलेगा कि कैसे राइट ट्रांसफर का, सबसे पहले स्पेसिफिक तो करना पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। पहला जो होता है मेन जो काम रहता है वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है गुड्स को, क्या गुड्स है। तो अगर अनसर्टेन गुड्स है उसको सर्टेन करो, असर्टेन करो या स्पेसिफिक में लाओ, देन उसके बाद पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफाई हो जाएगा गुड्स। तो गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड असर्टेन टू बी एक्वायर्ड द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स बाय बायर। अब इंटेंशन ऑफ पार्टीज, क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ पार्टी। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने क्या, आइडेंटिफिकेशन। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स कर लिए, अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इंटेंशन क्या पार्टी का, इंटेंशन क्या है पार्टी का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इन गुड्स इज द ट्रांसफर एट द टाइम व्हेन पार्टीज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। देखो, जब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, स्पेसिफिक कर लिया हमने गुड, अनसर्टेन था स्पेसिफिक कर लिया। अब स्पेसिफिक करते ही तो नहीं चल जाएगा ना, स्पेसिफिक करते ही नहीं चल जाएगा, इंटेंशन देखेंगे पार्टीज का। अब वो तीन तरीका से देखा जा सकता है। वो तीन तरीका क्या है, एक होता है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिख दिया था कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वैसे ही मेरे को ओनरशिप मिल जाएगा, भले ही गुड्स डिलीवर हुआ हो या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, मेरे इंटेंशन से पता चला तो वो हो जाएगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज में मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ, लेकिन मैंने बायर ने उस गुड्स को वहाँ से ये ले लिया, उसको ट्रांसफर कर लिया अपने प्लेस पे, स्टैब्लिशमेंट पे पहुंचा लिया। यानी ये इस कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि बायर ने गुड्स को ये कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा ओनरशिप यानी दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है किसको, बायर को। जैसे उसने अपने बिहेवियर से ये बताया, इंटेंशन से बताया कि हाँ हो चुका है। और एक होता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब कभी कभी इन दोनों से अगर नहीं पता चलता है तो वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कैसा सर्कमस्टांसेस था उस केस का, उसको अच्छे से देखना पड़ता है, वो डिपेंड करता है सर सिचुएशन पे। तो हम लोग ने दो चीज़ क्या क्या देखा, एक हम लोग ने देखा कि एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, और एक इंटेंशन ऑफ पार्टी। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ से ही हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुआ, क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुआ बायर को, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और दूसरा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अब ये हमारा प्राइमरी टूल हो गया रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द पासिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू द बायर। अब देखेंगे कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, मतलब क्या कह रहा है सर। अब कुछ सिनेरियोस हैं जिसको आगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। अगर तुम्हारा गुड्स स्पेसिफिक है, जैसे यही रूल जो मैंने बताया, सबसे पहले स्पेसिफिक करना पड़ेगा फिर इंटेंशन ऑफ पार्टीज करना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले क्या करें, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स क्या होना चाहिए, उसको कैसे पता चलेगा, ट्रांसफर एट द सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। अगर तुम्हारे क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स है, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स है तो उसको क्या करना है, अगर तुम्हारे स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है तो अब देखोगे पार्टीज का इंटेंशन क्या है, या वो कंडक्ट से करा रहा है या वो सर्कमस्टांसेस से करा रहा है या असर्टेनमेंट डिपेंड हो रहा है इंटेंशन से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास फिर से अगर तुम्हारे पास कोई भी कुछ है गुड्स जो कि अनअसर्टेन है, उसको सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफिक लाना है और असर्टेन करना है। ये जैसे ही हो गया, जब ट्रांसफर करने जाएंगे, ट्रांसफर एट सच टाइम, उस टाइम पे ट्रांसफर मानेंगे जब इंटेंशन रहेगा कि मैं पार्टीज ट्रांसफर करना चाहते हैं। पार्टीज का अगर इंटेंशन है कि हाँ मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी को, तो उस टाइम को मानेंगे कि हाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। और वो इंटेंशन और उसको कैसे पता लगाएंगे, अभी मैंने तीन बताया। सबसे पहले एक होता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से, या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सर्कमस्टांसेस एज अ केस में भी। उसका असर्टेनमेंट ऑफ इंटेंशन डिपेंड्स ऑन दिस टू थिंग्स। ये तो समझ ही आ गया। अब ये भी देख लिया कि हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, एक बार देख लेते हैं। हम लोग ने सबसे पहले रिस्क प्राइमा फेसी समझा कि हाँ रिस्क किसके पास होता है, रिस्क किसके पास होता है, जिसके पास रिस्क है, रिस्क वही ओनरशिप होगा। मतलब कह सकते हैं अगर मेरे पास ओनरशिप है, रिस्क मेरे पास है। अगर ओनरशिप सेलर के पास है तो रिस्क भी सेलर का होगा, ठीक है। ये देख लिए। फिर हम लोग ने देखा कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जनरल रूल प्राइमा फेसी, उसका जब अगर गुड्स में कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, वो कौन रिस्क बेयर करता है, जिसके पास ओनरशिप होता है। अगर थर्ड पार्टी ने किया तो सूट या कोई भी सूट अगेंस्ट कौन लेगा, जो ओनरशिप होता है गुड्स का वो। अब
ये देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा कि रूल रिगार्डिंग क्या है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप जिसके पास रहेगा उसके पास रिस्क रहेगा। तो अब ये देखेंगे ना कि ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होता है और कब होता है। तो उसके लिए दो रूल्स हैं, दो फैक्टर हैं बेसिकली, कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और इंटेंशन ऑफ पार्टीज, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स में तुम्हारा गुड्स अगर अनअसर्टेन है तो उसको सर्टेन करो, स्पेसिफिक करो। ये करने के बाद तुमको देखना पड़ेगा कि ये असर्टेन करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या पार्टी का ट्रांसफर करने का गुड्स। अगर इंटेंशन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट से पता चला है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं पता चला, कंडक्ट से पता चला कि हाँ कंडक्ट के थ्रू मेरे को समझ आ रहा है कि ये गुड्स ट्रांसफर करना चाह रहा है प्रॉपर्टी। अगर कंडक्ट से भी नहीं पता चला है तो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती है जैसे कि कुछ डिफरेंट केसेस, स्टेजेस है, सिनेरियोस है जहाँ पे गुड्स को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसका ओनरशिप कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस कैटेगरी। अगर ये कैटेगरी में फॉल करता है, कुछ कैटेगरीज है, सिचुएशन है, केसेस है, अगर उस केस में उस कैटेगरी में अगर क्या कहता है, अगर तुम्हारा फॉलो करता है तुम्हारे केस, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक गुड है और वो डिलीवरेबल स्टेट में, तो इसका फॉलो करना है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि कुछ ऐसे कैटेगरी अगर तुम्हारा सिचुएशन उसमें फॉलो करता है तो उसका इस हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि अगर एक्स बाय कर रहा है वॉशिंग मशीन एंड पूछता है कि फॉर होम डिलीवरी, क्या कर रहा है, एक्स बाय कर रहा है, एक्स बाइज अ वॉशिंग मशीन एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी, तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन इमीडिएटली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये नहीं है कि उसके पास उसके घर पे जाके डिलीवर होगा तब जाके। तो एक्स ने बाय किया वॉशिंग मशीन किसी स्टोर पे जाके, और उसने होम डिलीवरी के लिए कहा तो मैंने होम डिलीवरी कर देना। अब गुड्स डिलीवरेबल स्पेसिफिक भी है और डिलीवरेबल स्टेट पे भी है कि हाँ डिलीवर हो सकते हैं, तो उसी टाइम पे उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा एक्स को। तो वही बात करते हैं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स यानी ओनरशिप जो होता है गुड्स का वो तभी पास हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी और बोथ। इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए होता है तुम्हारा स्पेसिफिक गुड्स प्लस डिलीवरेबल स्टेट, ये दो चीज़ मैटर करता है। अगर तुम्हारा स्पेसिफिक गुड है और डिलीवरेबल स्टेट में ये दो चीज़ें हैं, देन तुम्हारा क्या होगा, देन ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा। जैसे स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट दोनों आता है देन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है अगर स्पेसिफिक गुड है और डिलीवरेबल स्टेट पे है देन तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो मैटर नहीं करता। जैसे अगर तुम्हारा गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे है और स्पेसिफिक भी है, अनसर्टेन नहीं है, उसको तुमने स्पेसिफिक कर लिया और वो डिलीवरेबल स्टेट में। देखो डिलीवरेबल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक शॉप पे गया, एक केक शॉप पे गया और वो केक शॉप में मैंने केक ऑर्डर किया कि हाँ मुझे ये केक चाहिए। अब वो केक स्पेसिफिक है, मैंने बोल दिया मुझे ये एग्जैक्ट चाहिए, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए उसको पैकेजिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब वो जाकर डिलीवरेबल स्टेट में होता है। तो जैसे उसने पैकेजिंग कर दिया वो डिलीवरेबल स्टेट में, और डिलीवरेबल स्टेट में आते ही मेरे पास ओनरशिप मिल गया। अब उस केक में कुछ भी होगा, लॉस या डैमेज होगा, तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा, बायर करेगा, यानी मैं। अब स्पेसिफिक गुड्स टू पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, ऊपर वाला एग्जांपल जो मैंने अभी केक वाला दिया, ये एग्जांपल इसके लिए था। ठीक है, इसके लिए क्या कह रहा है, डिलीवरेबल स्टेट मतलब तुम्हारा गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है। कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ग्रोसरी शॉप में जाते हो, अगर तुम ग्रोसरी शॉप में जाते हो उसमें मैगी वगैरह खरीदते हो तो वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में ही, उसका पैकेजिंग वगैरह सब हो रखा है, बस पेमेंट करना है और लेना है। तो जैसे स्पेसिफिक है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड हुआ कि मुझे ये मैगी खरीदना है, और सेलर ने अग्री किया, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड हुआ, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और वो गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में पहले ही सही है, देन वो मेरे को क्या हो जाएगा, ओनरशिप मिल जाएगा बायर को। लेकिन दूसरा केस है कि स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में अभी हुआ नहीं, उसको लाना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट में, जैसे कि मैंने अभी केक एग्जांपल दिया, तो वो उसी केस में फॉल करता है। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। मतलब जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है स्पेसिफिक गुड का, उसमें कुछ करना पड़ता है, सेलर को कुछ करना पड़ता है, समथिंग टू डू विद द गुड्स टू पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, उसको डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचाना पड़ता है। तो ये क्या होगा, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि केक वाले एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें तो केक मैंने ऑर्डर किया, स्पेसिफिक किया कि मुझे ये केक चाहिए, अब वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। अब जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब तक उसका मेरे को ओनरशिप नहीं मिलेगा, ओनरशिप पास नहीं होगा बायर को। अब उसने डिलीवरेबल स्टेट में ला दिया, लेकिन मेरे को अभी नोटिस नहीं दिया कि वो डिलीवरेबल स्टेट में हो चुका है, मैं डिलीवर कर दूँ कि नहीं, मेरे को अभी तक नोटिस नहीं आया। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो दो चीज़ देखना है, अगर स्पेसिफिक गुड है वो डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर उसको पहुंचाना होगा, जब तक नहीं पहुंचा तब तक नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर। अगर पहुंच गया डिलीवरेबल स्टेट में देन क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसका नोटिस बायर के पास होना चाहिए। अगर नोटिस भी नहीं आया देन उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा।
Example, X purchased a laptop and asked for home delivery, but the laptop does not have a window operating system installed. मतलब X ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया और वहाँ पे लैपटॉप खरीदा। अब उसने बोला कि ये लैपटॉप को होम डिलीवरी करो, स्पेसिफिक गुड है। अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि डिलीवरेबल स्टेट में, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ फिजिकल थिंग्स। इसमें अभी ऑपरेटिंग विंडोज इंस्टॉल करना है, चाहे विंडो 10 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो अब उसने वो जब तक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा उस लैपटॉप में, तब तक उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। और मान के चलते कि सेलर ने इंस्टॉल कर दिया, पर अब उसका नोटिस भी जाना चाहिए बाहर के पास कि हाँ मैंने इंस्टॉल कर दिया, मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ। जब तक ये नोटिस नहीं जाएगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। अब स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेज व्हेन सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग टू पुट इन द डिलीवरेबल स्टेज। ये पहला स्टेज, वो पहला सिनेरियो से अलग कैसे है। यहाँ पे कुछ करना पड़ता है जिससे सेलर को जो डिलीवरेबल स्टेज पे आए, और यहाँ पे बेसिकली करना पड़ता है सेलर को कुछ ऐसा चीज़ जिसको उसको भी डिलीवरेबल स्टेज में ही लाना पड़ता है। ये कुछ इसमें मेनली मेजर हो गया, वेट करना हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि कितना वेट का है, जब तक वो वेट नहीं पता चलेगा तब तक उसका प्राइस नहीं सर्टेन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई सब्जी मंडी में गया और वहाँ पे आलू खरीदने के लिए मेरे को उसका सबसे पहले वेट देखना पड़ेगा, देन उसका प्राइस असर्टेन होगा। अब वो सेलर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका वेट पता चले, और जब तक सेलर वो नहीं करता तब तक उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। बात को वही कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड है। सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर और टेस्ट और डू समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस जानने के लिए अगर कुछ उसको करना पड़ रहा है, देन उसको क्या करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। देन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर ओनली व्हेन सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस दैट ऑफ। तो दो चीज़ तो देख लिए, बायर को नोटिस होना चाहिए और कुछ सेलर को करना पड़ेगा जिससे प्राइस असर्टेन हो सके। तो ये हो गया हमारा ये तीन। तो ये अगर सिनेरियो है तो इस केस में इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए सोल्ड कारपेट टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। उसका रिक्वायर क्या था, लेड करने का। अब द कारपेट वॉज डिलीवर टू द कंपनीज प्रीमिसेस बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। लेड मेन था, जब तक लेड नहीं होता वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता। डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता बायर को, और बायर को नोटिस भी जाना चाहिए। तो इट वॉज हेल्ड दैट द कारपेट वॉज नॉट डिलीवरेबल स्टेट एज इट वॉज नॉट लेड। इस एग्जाम्पल में क्या देखिए, इस एग्जाम्पल में एक बंदा था जिसने कारपेट सोल्ड किया, लेकिन वो कारपेट उसमें बता दिया था कि कारपेट लेड होना चाहिए। तो वो लेड होने से पहले यानी डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचने से पहले उसका चोरी हो गया। तो अब डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचा ही नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ तो सारा लॉस और डैमेज कौन बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा। So which was part of the contract and hence the property had not passed to the buyer company. ये तीन सिनेरियो देखिए। अब दूसरा सिनेरियो है कि सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। वो जितना भी सिनेरियो देखिए स्पेसिफिक गुड्स का था। अगर तुम्हारे स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स है, देन अगर डिलीवरेबल स्टेट में है देन क्या करना है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है देन उसको लाना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट में। अगर कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ रहा है सेलर को जिससे डिलीवरेबल स्टेट में जाए, जैसे कि वेट मेजर जिससे प्राइस असर्टेन हो सके, तो वो तीन चीज़ हम लोग ने देख लिया स्पेसिफिक गुड्स के। अब अनअसर्टेन गुड्स, अगर गुड्स स्पेसिफिक नहीं है तब कैसे ट्रांसफर होगा ओनरशिप बायर को। तो इसका मेनली जो होता है दो तीन चीज़ें होती है, और इसमें मेनली होता है कि असर्टेन कैसे करना है। जैसे ही असर्टेन होगा वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप। तो देखते हैं कि असर्टेन करने का रूल्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन देयर इज ए सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। अगर कोई भी सेल हो रहा है अनसर्टेन गुड्स का, नो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस गुड्स आर असर्टेन। ये मेन रूल है सेक्शन 18 इसमें बात करता है, जो कि हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा कि इंटेंशन ये वाला कि जब तक गुड्स अनअसर्टेन है उसको सर्टेन करना पड़ेगा, जब तक सर्टेन नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो वही रूल है। अगर कोई भी अनअसर्टेन गुड्स है, प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक उसको असर्टेन ना कर ले। अब असर्टेन करने का रूल क्या बताया, रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी अंडर दिस कैटेगरी, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स और नॉन फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अगर कोई फ्यूचर गुड्स है या कोई अनअसर्टेन गुड्स है उसको सर्टेन करने का क्या क्या रूल्स है वो बताया गया। तो सबसे पहले द गुड्स मैच विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी। अगर कोई भी मैंने अनअसर्टेन गुड्स है, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बताया कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, तो वो गुड्स मैच होना चाहिए उस डिस्क्रिप्शन से और क्वालिटी से, दैट इज सैंपल से। उसके बाद जब भी अगर असर्टेन कर ले, अब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगा ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो दो चीज़, अगर अनअसर्टेन गुड्स है उसको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच कराना होगा। जैसे मैच हो गया, अब देखो कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं, उसको पैकेजिंग करना है या कुछ करना है, देन वो डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। अब यहाँ पे अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, दैट इज सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंटिल द सर्टेन कंडीशन और फुलफिल्ड लाइक पेमेंट ऑफ प्राइज। मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहाँ पे सेलर कुछ सेल करता है। सेलर अगर कोई गुड्स सेल करता है बायर को और वो उसके प्रीमाइसेस पे जाता है, वो तब तक डिलीवरी बॉय ट्रांसफर नहीं करेगा गुड्स को जब तक कुछ कंडीशन, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा तब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, भले ही डिलीवरी कर दिया गया। वो राइट ऑफ डिस्पोजल रखता है कि हाँ मैंने भले ही तुमको गुड्स ट्रांसफर कर दिया, तुमको डिलीवरी कर दिया, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं गुड्स हैंड ओवर नहीं करूँगा। नहीं पेमेंट मिलेगा मैं गुड्स को रिटर्न कर लूँगा और नहीं सेल करूँगा।
सो ये होता है कंडीशन लगाना, इसको कहते हैं कंडीशनल अप्रोप्रिएट। पर यहीं पे वो कह रहा है कि वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करे, मतलब ये राइट ऑफ रिजर्व नहीं रखता सेलर, मतलब अनअसर्टेन गुड्स है, उसको सबसे पहले सर्टेन किया मैच के डिस्क्रिप्शन और सैंपल से, फिर उसका डिलीवरेबल स्टेट में लाया, अब उसको ट्रांसफर कर रहा है यानी डिलीवर कर रहा है किसको, बायर को, बिना कोई कंडीशन लगाया कि हाँ ठीक है रख लो, नहीं भी पेमेंट करोगे नहीं भी कुछ करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तुमको राइट गुड्स मिल जाएगा। ये कोई कंडीशन नहीं रखता, इसीलिए कहते हैं अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अगर राइट ऑफ रिजर्व रखता है, राइट ऑफ रिजर्व ऑफ डिस्पोजल, तब वो होता है कंडीशनल एप्रोप्रिएट, लेकिन यहाँ पे है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएट। अब द एप्रोप्रिएट मस्ट बी द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर और वाइस वर्सा। अब ये एप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है, मतलब डिलीवरी जो करना है, या तो वो बायर खुद कह देगा सेलर को या सेलर कह देगा बायर को, अब दोनों में से कोई भी कह सकता है और उस हिसाब से एप्रोप्रिएट हो जाएगा। और ये एसेंट कैसे भी हो सकता है, या तो वो रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, और इम्प्लाइड भी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। और एसेंट मस्ट बी गिवन, और जो ये एसेंट जो होता है वो एप्रोप्रिएशन से पहले हो सकता है या एप्रोप्रिएशन के बाद, यानी जो कि मैंने वो सर्टेन किया गुड्स को, सर्टेन स्पेसिफिक किया, तो उससे पहले हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये मेन है। इन केस अगर तुम्हारा सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स है तो ये मेन तुमको देखना है कि उसको सर्टेन कैसे करना है, उसको असर्टेन कैसे करना है, स्पेसिफिक कैसे लाना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और सैंपल से क्वालिटी से मैच होना चाहिए, और डिलीवरेबल स्टेटमेंट होना चाहिए, और अनकंडीशनल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड एप्रोप्रिएशन मस्ट बी एसेंट विद ऑर्डर ऑफ सेलर और विद ऑर्डर ऑफ बायर, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। और द एसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली, और द एसेंट मस्ट बी बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन। अब इसमें डिलीवरी ऑफ द टू द कोरियर भी बोलता है कि अगर सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और कैरियर और अदर बेली, अगर या तो वो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है बायर को या कैरियर या उसके कैरियर को या बेली को दिया जा रहा है, तब फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल द गुड्स आर एप्रोप्रिएट। या वही हो गया अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन के बारे में। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये पहला क्या देखे स्पेसिफिक गुड्स का। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तब क्या क्या हम लोग ने करा अभी तक, सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स का तीन सिनेरियो देखा हम लोग ने। स्पेसिफिक गुड्स का तीन सिनेरियो देखा। सबसे पहला डिलीवरेबल स्टेट पे है, डिलीवरेबल है, दूसरा पुट इन डिलीवरेबल, एंड थर्ड डिलीवरेबल टू फाइंड आउट प्राइस। ये तीन हम लोग सिनेरियो देखे स्पेसिफिक गुड्स का, ये हो गया पहला। फिर दूसरा देखें अनसर्टेन गुड्स, एंड थर्ड वन अब हम लोग करेंगे कि गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये ठीक करते हैं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अगर इसमें भी कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन दिखता है देन हाँ ये मान लेना कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा इन केस ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब अगर तुम्हारा सिनेरियो अगर सेल करता है गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस। फॉर एग्जांपल सेलर ने एक गुड्स भेजा बायर को फॉर 15 डेज की, 15 डेज के अंदर बताना है कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस गुड्स और नॉट। अगर बायर ने बता दिया कि हाँ मुझे ये गुड्स एक्सेप्ट करना है, मेरे को आई लाइक दैट, उसने यूज़ किया, उसे पसंद आया, उसने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा, देन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। या कुछ अपना बिहेवियर से बताता है या कंडीशन से बताता है, कुछ ऐसा करता है जिससे ये साबित होता है कि हाँ उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, देन वो भी हो जाएगा। तो देखते क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन ही सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। सामने से ही बोल दिया कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिया कि आई लाइक दैट गुड्स एंड आई एक्सेप्ट दैट। या रिटेन कर लिया गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस और रिजेक्शन, मतलब उसने गुड्स रिटेन कर लिया, नहीं बोला कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ या कुछ भी। अगर नहीं बोल रहा है देन मान लेना है कि हाँ उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने बिहेवियर से बताया कि मैंने तो गुड्स रख लिया ना, रिजेक्ट तो नहीं किया। अब रिजेक्ट नहीं किया तब मैं यही एज्यूम करूँगा कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया। और डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। ये लास्ट लाइन का मतलब क्या, अगर सेलर गुड्स बायर को ट्रांसफर करता है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अब बायर उसको जाके किसी को और को सेल कर देता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला देता है गुड्स में, अगर या तो किसी और या कुछ भी करता है या पोजीशन दे देता है या बेलमेंट कर देता है, सेल कर दिया, पेमेंट कर दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया गुड्स में, या कुछ भी ऐसा करता है जिससे ये लगता है कि हाँ गुड्स एक्सेप्ट हो गया है। तो वही कह रहा है डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। भले उसने बोला नहीं है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा किया जो ये इक्विवेलेंट है, हामी के बराबर है, उसने हाँ भरा है। सो ए सेंट्स टू बी ए वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न इन मार्च 2020। B to return it after trial in August 2020. The water motor has not been returned within a reasonable time and therefore A is not bound to accept it and B must pay the price. मतलब ये क्या, इसमें क्या कह रहा है,
ए ने क्या किया, सेंड किया वाटर मोटर बी को, ठीक है। अब उसमें था कि मार्च 2020 को था, एक रीजनेबल टाइम तक अगर तुमको रिजेक्ट करना है तो रीजनेबल टाइम तक रिजेक्ट करके रिटर्न कर दो गुड्स को, लेकिन उसने बहुत महीने बाद 2-3 महीने बाद उसको रिटर्न किया। तो अब ए बाउंड नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे गुड्स को कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुमने रिजेक्ट कर दिया, मैं वापस ले रहा हूँ। अब उसको पे करना पड़ेगा बी को प्राइस, वही कह रहा है। अब रिस्क, अब ये हमारा पूरा ये देख लिया कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है। अब थोड़ा रिस्क के बारे में देखते हैं और इसके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, रिस्क प्राइमा फेसी विद द प्रॉपर्टी। रिस्क हमेशा प्राइमा फेसी रहता है किससे, प्रॉपर्टी से। तो हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क। जब तक बायर के पास ओनरशिप नहीं जाएगा तब तक सेलर के ही रिस्क रहेगा। और व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर, यानी जैसे अगर बायर को ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप, देन द रिस्क द बायर विल बेयर द रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। डिलीवरी मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे कि वो हुआ है कि नहीं। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बायर को सेलर से, देन सारा रिस्क कौन बेयर करता है, बायर। इफ द डिलीवरी इज डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, अगर डिलीवरी क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है, डिलेड हुआ है ड्यू टू सेलर और द बायर, द गुड्स रिमेन एट द रिस्क ऑफ द थर्ड ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट, सेलर और बायर एज पर द केस। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा गुड्स था, कुछ ऐसा सेलर ने कुछ गुड्स सेल किया, अब जिसके पास ओनरशिप रहेगा वो रिस्क बेयर करेगा, लेकिन डिलीवरी रेडी है डिलीवरेबल स्टेट में, लेकिन बायर उसको निगलेक्ट कर रहा है। मान लो कि मैंने बहुत कॉल किया बायर को, उसने कॉल नहीं उठाया, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दे रहा है जिससे मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, या जानबूझ के ऐसा टाइमिंग दे रहा है डिलीवरी करने का जिसमें वो पॉसिबल नहीं है डिलीवर करना। देन अगर मेरे को किसी भी तरीका से डिलेड कराया जा रहा है डिलीवरी को, मैंने बोला कि ये नहीं कि नहीं कराया जा रहा है, मैंने बोला लेट करवाया जा रहा है, देरी करवाया जा रहा है डिलीवरी करने में, देन ये मान लिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है बायर को, और जो भी अब लॉस होगा गुड्स और डैमेज में वो रिस्क बेयर करेगा जिसने डिफॉल्ट किया है। अगर डिफॉल्ट हमारे इस केस में बायर ने किया है, देन सारा रिस्क कौन बेयर करेगा, बायर। अब द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज ए बेली ऑफ गुड्स और अदर पार्टी विल नॉट बी अफेक्टेड इवन इफ इट इज रिस्क पास्ट। कुछ कभी कभी रहता है कि मान लो सेलर ने स्पेसिफिक किया गुड्स को, डिलीवरेबल स्टेट में था, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बायर को। अब सेलर के पास जो गुड्स का पोजीशन है, अभी देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये सेलर है, ये सेलर है और ये बायर है। अब इसने स्पेसिफिक गुड्स था प्लस डिलीवरेबल स्टेट में था, ठीक है, स्पेसिफिक और डिलीवरेबल स्टेट दोनों में था। अब ये होने के बाद इससे क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है किसको, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। जैसे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, अब ये दो कंडीशन फुलफिल करने के बाद अभी भी गुड्स जो है, गुड्स तो इसी के पास है ना, पोजीशन तो इसके पास है, पोजीशन गुड्स का तो इसी के पास है, बायर के पास, सेलर के पास। अब जब सेलर के पास पोजीशन है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, तो अब सेलर गुड्स को रखता है एज ए बेली। तो यानी ये कह रहा है कि भले ही तुमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइट्स ऑफ बेली वो अफेक्ट हो जाएगा। बेली का राइट क्या होता है या ड्यूटी क्या होता है बेली का, कि गुड्स जो भी है उसको ड्यू केयर के साथ रखना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल उसका सेफली रखना चाहिए गुड्स को। भले तुम्हारे पास पोजीशन है और तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है, भले ही सेलर ने क्या किया, सेलर ने भले ही सेल कर दिया, अब उसके पास ओनरशिप नहीं है गुड्स का, लेकिन पोजीशन तो है ना, वो एज ए बेली तो एक्ट कर ही रहा है इस केस में। अगर एज ए बेली एक्ट कर रहा है तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गुड्स का ड्यू केयर करे, केयर से रखे, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या लॉस ना हो, ये बेली का ड्यूटी है। तो वही कह रहा है कि बेली का ड्यूटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया हो। अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, अब ये वहाँ तक सारा चीज़ पढ़ लिया कि हाँ स्पेसिफिक गुड होते हैं, अनसर्टेन गुड्स होते हैं, सेल और अप्रूवल बेसिस, और ये अभी हमने देखा कि बेली वाला भी एक केस आता है। अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, अगर कोई नॉन ओनर है, मतलब अगर सेलर क्या होता है, सेलर जब भी कोई गुड्स सेल करता है तो ये एज्यूम करते हैं कि उसके पास उस गुड्स का ओनरशिप है, और वो जो उसके पास जो ओनरशिप है जब वो सेल करेगा तो वो बायर को वो ओनरशिप दे सकता, उससे बेटर टाइटल नहीं दे सकता। मतलब सेलर के पास जो खुद है सामने वाला को भी वो खुद ही वही दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, सेलर के पास गुड्स है पर इसके पास इस गुड्स का ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ठीक है। अगर ओनरशिप नहीं है देन वो बायर को ओनरशिप नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सेलर के पास खुद होगा वो गुड्स पे वही वो दे सकता है, उससे ना ज़्यादा दे सकता है ना कम दे सकता है। अगर इसके पास ओनरशिप नहीं है तो नहीं इसको ट्रांसफर भी उसका ओनरशिप नहीं कर सकता और ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। वही कह रहा है कि अगर when goods are sold by a person who is not owner, who does not have with authority with the consent of the owner, buyer does not acquire a good title। मतलब सेलर, अगर मान लो सेलर के पास गुड्स है, उसका वो ओनर नहीं है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो गुड्स रखा है लेकिन ओनर के परमिशन से नहीं कि हाँ तुम उसको बेच सकते हो, उसका कंसेंट अगर नहीं है, या सेलर के पास खुद ओनरशिप नहीं है, देन वो बायर को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास खुद ही कुछ टाइटल नहीं है। Example P, the hirer of vehicle under a hire purchase agreement sells them to Q. Q, though a bona fide purchaser, does not acquire the ownership in the vehicle. At the most, he acquires the same right as that the hirer.
मतलब क्या कह रहा है, पी जो है वो एक हायर करता है व्हीकल अंडर ए हायर परचेस अग्रीमेंट। हायर परचेस अग्रीमेंट तो समझिए, बताया था यूनिट 1 में। हायर परचेस अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन हायर अग्रीमेंट में कुछ गुड्स परचेस करता है और उसका मंथ वाइज या ईयर वाइज कुछ पेमेंट करता है, और लास्ट पेमेंट पे उस गुड्स का ओनरशिप मिल जाता है बायर को, लेकिन उससे पहले नहीं। जब तक वो यूज़ कर रहा है, जब तक वो हायर पे है, तब तक उसको नहीं मिलेगा ओनरशिप। जैसे ही लास्ट पेमेंट होगा, लास्ट पेमेंट के होते ही ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अग्रीमेंट और सेल्स देम टू द क्यू। अब ये तो गलत है, वो हायर अग्रीमेंट पे लिया, अब वो क्यू को तो सेल नहीं कर सकता। लेकिन क्यू दो बोनाफाइड परचेसर, जिसने क्यू ने जो खरीदा उसको तो पता नहीं था कि ये बंदा ओनर नहीं है, ये उसने खुद हायर परचेस पे खरीदा। देन ही डज नॉट एक्वायर द ओनरशिप इन द व्हीकल, वो ओनरशिप नहीं एक्वायर करता। एंड एट द मोस्ट ऑफ द एक्वायर्ड द सेम राइट हैज दैट द हायर। ठीक है, अब नेमो डट क्वा नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव वॉट ही हैज़ नॉट गॉट। इसका एक लैटिन फ्रेज है जो कि है नेमो डट क्वाड नॉन हैबिट। नेनो डट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है कि नो वन कैन गिव अ बेटर, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट। कोई भी कुछ ऐसा नहीं दे सकता जो उसके पास खुद ना हो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है कि हाँ, मेरे पास भले ही मैं ओनर नहीं हूँ इस गुड्स का, लेकिन मैं इसको सामने वाले बार को एक अच्छा टाइटल दे सकता हूँ, बेटर टाइटल। हम लोग ने ऊपर अभी क्या पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा कि कोई भी सेलर या कोई भी पर्सन जिसके पास खुद उस ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप ना हो गुड्स का, वो एक बेटर टाइटल नहीं दे सकता बायर को। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे भले उसके पास ओनरशिप ना हो गुड्स में, लेकिन वो बेटर टाइटल दे सकता है। अब कुछ एक्सेप्शन क्या क्या, सबसे पहले एक मर्चेंटाइल एजेंट है, उसके बाद जॉइंट ओनरशिप है, उसके बाद सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज द पोजीशन देयर ऑफ, एंड इफेक्ट ऑफ स्टॉपल सेल बाय अनपेड सेलर, ये अनपेड सेलर वाला यूनिट 4 में पढ़ेंगे, और सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम, उसके बाद सेल अंडर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। तो इसका एक बार देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या इसका मतलब होता है। जैसे कि जनरल रूल क्या बोला है, जनरल रूल ये बोला है कि द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड ऑफ विच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर। क्या है एब्सोल्यूट ओनर? द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर देन ही हिमसेल्फ हैज। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो से अभी मैंने बताया कि सेलर ट्रांसफर नहीं कर सकता बेटर टाइटल, द बायर नहीं कर सकता है, उसके पास जो खुद है वो वही ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसका वही नेमो डट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। उसके वो सामने वाला को वो नहीं दे सकता जो उसके पास खुद ना मिला हो। सो उसके बाद अब हाउएवर टू प्रोटेक्ट इनोसेंट बायर्स देर आर एक्सेप्शन। कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे बायर का तो कुछ गलती नहीं रहता है और उसको मिला है इन गुड फेथ गुड्स, देन उसको गुड टाइटल मिलेगा। तो वही केसेस दिखा रहे हैं कि एक्सेप्शन कौन सा है। सबसे पहले सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट, सेक्शन 27 का प्रोविजो है। प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन। सो अ सेल मेड बाय मर्चेंटाइल एजेंट पास्ट अ गुड्स टाइटल इफ तीन चीज फुलफिल होगा। अगर तीन चीज फुलफिल हो गया, अगर तीन चीज फुलफिल हुआ और वो एजेंट के बिहाफ में कर रहा है, एज एजेंट कर रहे थे, बेटर टाइटल मिल जाएगा बायर को। सो अगर ही हैज पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द ओनर कंसेंट, यानी एजेंट जो है उसके पास जो गुड्स या डॉक्यूमेंट है वो कंसेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, यानी जो उसका ट्रू ओनर है उस गुड्स या डॉक्यूमेंट का, उसके कंसेंट से उसने बोला कि हाँ एजेंट मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम इसका सेल करवा सकते हो। अगर ये कंसेंट है और ही एक्ट्स द ऑर्डिनरी कोर्स इन द बिजनेस, और एजेंट ने इसको सेल किया एज ए ऑर्डिनरी कोर्स इन द बिजनेस, यानी उसका ये काम है वो एज ए, और वो बिजनेस टाइम में एज ए बिजनेस पर्पस में ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने सेल किया, और बायर एक्ट्स इन ए गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी। और बायर को नहीं पता कि एजेंट जो उसके पास ओनरशिप या उसके पास डॉक्यूमेंट का अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि बायर को कैसे पता होगा? बायर को आइडिया नहीं है कि वो एजेंट है या क्या है। बायर बस गया है गुड्स को खरीदने के लिए, उसको लग रहा है वो सेलर है, उसके पास ओनरशिप है, उसने गुड फेथ में खरीदा है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाता है देन क्या हो जाएगा तुम्हारा एजेंट, यानी एजेंट के केस में अगर ये तीन फुलफिल हो जाता है, बायर को बेटर टाइटल मिलेगा, और बेटर टाइटल मिलने पर क्या होगा? रिस्क ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, भले ही एक नॉन ओनर ने उसको ट्रांसफर किया है गुड्स को। सो ए गिव्स हिज लैपटॉप टू ब्रोकर टू फाइंड अ बायर एंड द ब्रोकर फ्रॉडलेंटली सेल टू बी एंड गिव्स द मनी, बी एक्टिंग इन गुड फेथ गेट्स अ वैलिड टाइटल टू द लैपटॉप। समझे? यानी ए ने एक ब्रोकर को लैपटॉप दिया कि हाँ बायर ढूंढो उसको भिजवा दो, और वो जो है ब्रोकर था उसने फ्रॉडलेंटली बी को सेल कर दिया। अब जब सेल कर दिया और ए को नहीं पता है, इसको नहीं पता है, ए को नहीं पता कि उसने सेल कर दिया, उसने धोखा देके सेल कर दिया, तो बी एक्टिंग इन गुड फेथ गेट ए वैलिड टाइटल टू द लैपटॉप। मतलब अब बी रिक्वायर नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, वो एजेंट को जाके धोएगा। किसको धोएगा? एजेंट को जाके धोएगा, बी को नहीं। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय द वन ऑफ द जॉइंट ओनर, इसमें क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर हैज सोल पोजीशन। क्या कह रहा है? अगर सेवरल जॉइंट ओनर है, मतलब कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है ना कि गुड्स, एक गुड है उसके बहुत सारे जॉइंट ओनर है। अब उस सारे जॉइंट ओनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस पर्सन के, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सन ए बी सी डी, इसके इन लोगों ने सब ने एक गुड्स पे लिया,
ठीक है। अब इन सब ने मिलके डिसाइड किया कि गुड्स का जो पोजीशन होगा इसके पास रहेगा, वो ए के पास रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी ने मिलकर क्या, ए बी सी डी सब ने मिलकर डिसाइड किया कि पोजीशन ए के पास रहेगा। अब ए ने उस गुड्स को बेच दिया, उस गुड्स को इसको सेल कर दिया, सेल टू, मान के चलते हैं एक्स को सेल कर दिया। ठीक है, तुम्हारी वाली एक्स नहीं, ये क्वेश्चन वाली है, तो एक्स को सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद एक्स ने गुड्स फेथ में खरीदा। गुड फेथ का मतलब उसको पता नहीं था कि इस पर जॉइंट ओनरशिप है और वो बिना दूसरे जॉइंट ओनर्स के परमिशन से सेल करता है। तो किसको, सेलर यानी सेल किया एक्स यानी बायर को गुड फेथ में मिलता है गुड्स, यानी उसके पास बेटर टाइटल मिलता है। भले ही ए के पास होल टाइटल नहीं था उसको सेल करने का, लेकिन उसको एक्स को गुड फेथ में मिला है तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर हैज स्टोल पोजीशन बाय परमिशन ऑफ को ओनर, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज इन गुड फेथ विदाउट नोटिस। अब सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये समझाने से पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोअर्सन से होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन से होता है या फ्रॉड की, ये तीनों वजह से अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और उसको बाद में पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, देन वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के पास उस डिफॉल्टिंग पार्टी अग्रीव्ड पार्टी को पावर रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइंड कर सकता है। उसके पास एक ऑप्शन रहता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो भी ठीक है, लेकिन उसके पास ऑप्शन रहता है कि हाँ तुम्हारे साथ अगर फ्रॉड हुआ या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को अनवैलिड कर सकते हो, तुम रिसाइंड कर सकते हो। लेकिन ये अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या ऑप्शन को चूज करना चाहता है कि नहीं। तो जब तक ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहता तब तक तो कोई बात ही नहीं, अगर चूज कर लेता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। या वॉइडेबल मीन्स क्या, वो कभी वॉइडेबल, उसके पास ऑप्शन है कि उसको वॉइडेबल कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब A buyer acquired a good title to the goods sold by the seller who obtained possession under a contract of voidable। मतलब मान के चलो कि मैंने एक नेकलेस खरीदा, ठीक है, अब वो नेकलेस मेरे को फ्रॉडली बेचा गया क्योंकि वो नेकलेस का जितना वैल्यू था उसका 50% ही वैल्यू है उस नेकलेस का। ठीक है, मान के चलते कि 1 करोड़ का नेकलेस है, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्राइस 50 लाख है और मुझको 1 करोड़ में बेचा गया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास उस गुड्स का पोजेशन है, अब मैं उसको सेल कर देता हूँ किसी दूसरे पर्सन को 2 करोड़ में या 1 ही करोड़ में बेच देता हूँ कि हाँ मुझे मेरा अमाउंट सारा रिकवर हो जाए इस पर्पज से। तो जिस पर्सन को गया है वो क्या कर सकता है, उसको गुड फेथ में मिला, देन हाँ उसको बेटर टाइटल मिला। ठीक है, अब सेल बाय द बायर इन पोजेशन, सेक्शन 13, सेल बाय बायर इन पोजेशन। अगर वेर ए बायर विद सेलर कंसेंट ऑब्टेन्स अ पोजेशन ऑफ गुड्स बिफोर प्रॉपर्टी हैज वेस्टेड इन हिम, मतलब एक बायर है, सेलर के कंसेंट से उसने पोजीशन किया गुड्स का। मतलब मैं एक दुकान पे गया कि मेरे को हाँ मुझे ये गुड्स चाहिए, ठीक है, अब ये गुड्स को मैंने बोला कि मैं खरीदूंगा, मेरे को अभी पोजीशन दे दो, मैं बाद में आके इसका ओनरशिप या जो भी है मैं ले लूँगा। ठीक है, अभी तक उसके पास ओनरशिप या कोई भी टाइटल नहीं गया है, अभी वो बस पोजीशन लिया गुड्स का कि हाँ उसने प्रॉमिस किया कि मैं आके बाद में इसको खरीद लूँगा, अभी मुझे दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही उसको हुआ और उसने बाद में जाके जो सेल खरीदा था, जिसके पास पोजीशन था गुड्स का, जिसने प्रॉमिस किया था कि बाद में खरीदूंगा, उसने आगे जाके किसी और को सेल कर दिया और को प्लेज कर दिया है, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ कंडक्ट कर दिया जिससे ये लगता है कि उसने सामने अपना गुड्स का ओनरशिप का पावर एक्वायर किया। देन द थर्ड पर्सन, जिस पर्सन को मैंने बेचा उसको अगर गुड फेथ में मिला बिना किसी नोटिस का तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा गुड्स का। मैं तो ओनर हूँ नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पोजीशन है ना, सिर्फ तो पोजीशन है। अब मैंने सेल किया या प्लेज किया, देन जिसको मैंने सेल किया यानी जिस थर्ड पर्सन को मैंने सेल या प्लेज किया उसको बेटर टाइटल मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ए टेक्स ए कार फ्रॉम बी ऑन हायर परचेज बेसिस और ओनरशिप ट्रांसफर ऑन फाइनल इंस्टॉलमेंट। वो हायर परचेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस सिनेरियो। हायर परचेज में मेरे को सिर्फ पोजीशन मिला गुड्स का, भी मैं इसका हायर रेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे को ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, लास्ट पेमेंट पे। अभी तक लास्ट पेमेंट किया नहीं हूँ तो मेरे पास सिर्फ पोजीशन ऑफ गुड्स है, टाइटल नहीं। अब मैं किसी और पर्सन को बेच देता हूँ, अगर मैं किसी और पर्सन को बेच दिया देन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेल, यानी थर्ड पर्सन को गुड फेथ में मिला है और उसके पास उसको नोटिस नहीं है, बाबा नोटिस नहीं है, देन क्या होगा, देन हमारा कुछ नहीं होगा, उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। अब स्टॉपल और अनपेड सेलर, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल क्या होता है, व्हेन द ओनर इज स्टॉपल बाय हिज कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। फॉर एग्जांपल, एक शॉप में गया, एक शॉप में एक सेलर है जो उस गुड्स का ट्रू ओनर है और एक दूसरा बंदा है जो वहाँ पे बस सिर्फ काम करता है, सेल वगैरह कराता है। तब मैं गया एक शॉप पे, अब वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है जो ओनर नहीं है, सेलर के सामने जो ट्रू ओनर है उसके सामने बोलता है कि हाँ इस गुड्स का ओनर मैं हूँ और इसका इतना इतना प्राइस है, और सेलर डिनाई नहीं करता इस फैक्ट को, यानी ये स्टॉपल हुआ। इसका मतलब दिखाना, रिप्रेजेंट करना कि हाँ इस गुड्स का मैं ही ओनर हूँ, भले ही वो ओनर नहीं हो, लॉ की नज़र में मान लिया जाएगा कि उसको ओनर, और जिस पर्सन ने खरीदा गुड्स ऑन दैट स्टॉपल और दैट मिस रिप्रेजेंटेशन कि हाँ इसने बोला था कि ये गुड्स का ओनर है, अब मैंने खरीद लिया इससे, अब मेरे को गुड टाइटल मिल जाएगा, भले ही बाद में ना जिस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया अपने आप को या सेलर डिनाई नहीं कर सकता नहीं ये सेलर ये गुड्स का तो ओनर था ही नहीं, बेच ही नहीं सकता
नहीं भेज सकता था तो सेलर के सामने बोला ना, और सेलर ने ये कुछ डिसएग्री नहीं किया, डिनाई नहीं किया फैक्ट को। जैसे ए सेज टू बी इन फ्रंट ऑफ सी, ए ने बोला बी को सी के सामने, जो कि ट्रू ओनर था, दैट द ओन सीज हॉर्स, जो कि सी का हॉर्स ओन करता है, सी ट्रू ओनर है। अब सी के सामने ए ने बी को बोला कि ये ट्रू हॉर्स का जो है, सी का जो घोड़ा है उसका ओनर मैं हूँ, एंड सी रिमेन साइलेंट, और सी ने इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देन लेटर ए सेल द हॉर्स टू द बी, बाद में उसने सेल कर दिया, बिकॉज सो सी कैन नॉट डिनाइज ए अथॉरिटीज टू सेल, और सी डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि हाँ उसके पास अथॉरिटी नहीं था। अब सेल बाय अनपेड सेलर, सेल बाय अनपेड सेलर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है वेयर एन अनपेड सेलर हु एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू लीन स्टॉपेज रीसेल्स ऑफ गुड्स द न्यू बायर गेट्स अ गुड टाइटल। मतलब वे अगर कोई अनपेड सेलर है, अगर कोई अनपेड सेलर है हु एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, ये हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे, पहले इधर ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। कोई भी अगर अनपेड सेलर है जो एक्सरसाइज कर रहा है अपना राइट ऑफ लीन, मतलब कभी कभी सेलर भले ही कर देता है, सेलर सब कुछ कर दिया, कुछ स्पेसिफिक कर लिया, डिलीवरेबल स्टेट भी दे दिया, लेकिन अभी भी वो राइट ऑफ लीन रखता है। राइट ऑफ लीन कब होता है? जब सेलर अनपेड होता है। अनपेड सेलर कब होगा? जब उसको पूरा होल या तो पूरा या पार्ट ऑफ द पेमेंट उसको रिसीव नहीं होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पेमेंट बचा है तब तक वो अनपेड सेलर है, और अनपेड सेलर तो उसके पास राइट ऑफ लीन, यानी वो गुड्स वापस रख सकता है, नहीं दे सकता, इसका ये राइट होता है। ठीक है, तो वही बोला है कि अनपेड सेलर है, राइट ऑफ लीन है, और उसने आगे जाकर किसी और को सेल कर दिया, तो जिसको सेल किया उसको गुड फेथ में मिला बिना नोटिस का, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। अब ये भी हो गया जैसे कि ए सेल गुड्स टू बी एंड बट बी फेल्स टू पे, ए स्टॉप्स द गुड्स इन ट्रांजिट एंड डी सेल देम टू डी, डी गेट्स कंप्लीटली वैलिड टाइटल गुड्स अगेंस्ट बी। यहाँ पे देख लिया। अब लगभग पूरा ये यूनिट 3 खत्म ही हो चुका है। अब लास्ट कुछ चिंदी बिंदी सेक्शन है जो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ये सब देख लिए, एंड फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यही लास्ट है सेक्शन 31 से लेकर 44, जिसमें बताया कि परफॉर्मेंस कैसे करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब सेलर खुद से ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये होता है डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसका कुछ ड्यूटीज होता है। टाइप्स ऑफ डिलीवरी तो मैंने यूनिट 1 में बता दिया था, एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, सिंबलिक डिलीवरी क्या होता है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है। अब ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, बायर का ड्यूटी क्या होता है, सेलर का ड्यूटी क्या होता है। ड्यूटीज ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, सेलर का ड्यूटी होता है कि डिलीवर करना है गुड्स को, बायर का ड्यूटी होता है कि एक्सेप्ट करो और पे करो। सेलर, ये तो सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस भी। सेलर का ड्यूटी होता है डिलीवर करना है गुड्स को, किसको? सेलर को, बायर को करना है, और बायर का ड्यूटी होता है कि उस गुड्स को रिसीव करो और उसका पेमेंट कर दो, सिंपल। अब कुछ रूल रिगार्डिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स की, पार्ट डिलीवरी होना चाहिए, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, इसका इस नोट से देख लेते हैं। सबसे पहले डिलीवरी में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि मुझे इस मोड से डिलीवरी चाहिए, तो उस मोड से करने के बाद वो डिलीवरी मान लिया जाएगा, सिंपल। अब इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी एज डिलीवरी ऑफ द होल। मतलब अगर क्या कह रहा है, अगर तुमने क्या डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, थोड़ा सा गुड्स को, मतलब बहुत सारे गुड्स, उसका पार्ट ऑफ तुमने डिलीवरी किया, इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिलीवरी एज द होल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। P buys 100 bags of cement. He takes 20 bags home today, intending to take the rest tomorrow. This part delivery act as a delivery as the whole 100 bag जिसका प्रॉपर्टी पासेस हो चुका, बट इफ ही बाइज 100 bags, takes 20 and cancel the rest, it is served. इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेटर एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक पर्सन है, ये बायर है, इसने परचेस किया 100 बैग ऑफ वीट किससे? सेलर से। ठीक है, अब सेलर ने इसको डिलीवरी कराने के लिए 3 ट्रक लगवाए। ठीक है, 3 ट्रक, ऐसे तीन ट्रक है। ठीक है, ये 3 ट्रक है। अब इस 3 ट्रक में 100 बैग्स अब रख दिया गया। अब ये वाला आज डिलीवरी पे चल गया, डिलीवरी हो चुका है, डिलीवरी में दे दिया। ठीक है, और ये वाला भी आज देते हैं, ये वाला भी आज देते हैं, यानी तीनों का ही डिलीवरी कर दिया गया ये सारे रास्ते में। अब इसमें से सबसे पहले ये पहुंचा है। ठीक है, ये पहुंचा है बाहर के इस्टेब्लिशमेंट में या प्रीमाइसेस पे पहुंचा है। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज एक पहुंचा और 2 नहीं पहुंचा है, तो बाद में अब ये बायर कैंसिल नहीं कर सकता 2 को, क्योंकि सेलर ने एज ए होल को ट्रांसफर किया, लेकिन अभी पार्ट ही पहुंचा है, देन ये मान लिया जाएगा कि एज ए होल का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, भले वो रास्ते में ही है। ठीक है, उसके बाद ये सब अब चिंदी फिंदी
हिंदी हिंदी सेक्शन से उतना कुछ दम नहीं है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को अपार्ट फ्रॉम एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। मतलब जब तक बायर नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे को डिलीवर कर दो, तब तक सेलर बाउंड नहीं होता कि उसको डिलीवर करना है गुड्स को। उसका प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, इफ नो फिक्स टाइम रीजनेबल टाइम, इफ कोई भी अगर नहीं है देन रीजनेबल आवर में तुमको ये करना है, डिलीवरी करना है। और एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस फॉर पुटिंग गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर बोर्न बाय द सेलर। उसके बाद गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, अगर गुड्स की पोजीशन है थर्ड पार्टी के पास, देन नो डिलीवरी अनलेस द थर्ड पार्टी एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। अगर जैसे ये हमारे कौन सा एक टाइप का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो गया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यहाँ पे हम लोग ने देखा था ना, यहाँ पे कि सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी। तो यहाँ पे सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब हुआ ये था यहाँ पे कि अगर एक्नॉलेज कर देता है बायर को टू होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, ये हमारे एक प्रकार का सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। उसका इफ द सेलर डिलीवर्स ए रॉन्ग क्वांटिटी द बायर हैज़ ऑप्शन, अगर मान लो मैंने 1000 of kg ऑफ वीट मांगा, उसमें से मेरे को 1000 of kg में से 700 मिला, 1000 पूरा नहीं मिला, तो ऑप्शन रहता है बायर के पास क्या क्या वो कर सकता है। तो सबसे पहले लेस देन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बायर कैन रिजेक्ट देम और एक्सेप्ट एंड पे द कॉन्ट्रैक्ट, पे एट कॉन्ट्रैक्ट रेट। यानी 1000 यूनिट्स आया, अब उस 1000 में से मैंने 1000 मैंने ऑर्डर किया था, मिला मेरे को 700, तो इसमें बोला है कि वो बायर में रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकते हैं पे द कॉन्ट्रैक्ट रेट। यानी अगर 700 मिला तो 700 को पे कर दो। अब लार्जर आ गया है, यानी पहले 1000 था, कम आया यानी 700, अब ज़्यादा आ गया, 1000 से ज़्यादा आ गया। देन बायर में एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, रिजेक्ट द रेस्ट, मतलब जितना का कॉन्ट्रैक्ट था उतना का एक्सेप्ट किया, बाकी रिजेक्ट कर लिया। और रिजेक्ट द होल, या तो वो पूरा रिजेक्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट द होल, या तो पूरा एक्सेप्ट कर सकता है। तो 3 केस क्या हुआ, अगर अगर सेलर ने 1000 से ज़्यादा क्वांटिटी भेज दिया तो सेलर बायर क्या कर सकता है, बायर या तो जितना कॉन्ट्रैक्ट था 1000 का कॉन्ट्रैक्ट था 1000 एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा 200 था उसको रिजेक्ट कर सकता है, या बायर पूरा ही 1200 को रिजेक्ट कर सकता है, या बायर पूरा ही एक्सेप्ट कर सकता है 1200 को। ठीक है, अब मिक्सड विद अदर गुड्स, अगर गुड्स जो है मान के चलो संतरे थे, अब संतरे के साथ साथ मेरे को फल भी एप्पल भी दे दिया, मिक्स था, या वीट के साथ दूसरा वीट भी दे दिया। देन द बायर में एक्सेप्ट द करेक्ट गुड्स इफ रिजेक्ट द गुड्स एंड रिजेक्ट द होल। मतलब वही जो मेरा था, जो जिस गुड्स के मैंने ऑर्डर किया था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी जो दूसरा गुड्स था उसको रिजेक्ट कर देगा, और या तो रिजेक्ट पूरा ही कर सकता है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में हो सकता है उसका डिटोरेशन ड्यूरिंग इन ट्रांजिट, यानी डिटोरेशन किया जा सकता है वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस लायबिलिटी फॉर डिटोरिएशन नेसेसरली आइडेंटिकल टू द कोर्स ऑफ द ट्रांजिट फॉल्स इन द बायर। मतलब पी सेंड करता है आयरन रोड टू द क्यू बाय शिप, दे गेट स्लाइटली रस्टेड, क्यू मस्ट एक्सेप्ट देम, रिस्क इज ऑन द बायर। सिंपल। अब बायर्स राइट टू एग्जामिन, बायर के पास राइट होता है एग्जामिन करने की। हम लोग ने देख लिया था यूनिट 2 में कि बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो एग्जामिन कर सकता है गुड्स को कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आया है कि नहीं। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस एंड नेगलेक्ट सेक्शन 42 to 44, ये बहुत दम नहीं है सेक्शन में। एक्सेप्टेंस एंड ये एक बार रीड करने वाला, उतना दिमाग लगाने वाला सेक्शन नहीं है, तो इसको बस एक बार रीड करके निकल जाना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज टीम्ड व्हेन बायर इंटीमेट्स द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड और बायर डज नॉट एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द सेलर्स ओनरशिप और द बायर रिटेन्स गुड्स आफ्टर अ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग रिजेक्शन। मतलब एक्सेप्टेंस कब मान लिया जाएगा, अगर बायर इंटीमेट कर देता है सेलर को तब एक्सेप्ट हो जाता है, या बायर डज नॉट डजन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द सेलर्स ओनरशिप, मतलब कुछ वो आगे जाके रीसेल कर देता है, देन ये मान लिया जाएगा कि हाँ बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, वही सेल और रिटर्न बेसिस वाला सब कुछ घुसा दिया इसमें। उसका रिटर्न और रिजेक्ट नॉट बाउंड टू रिटर्न देम, मतलब अगर बायर राइटफुली रिजेक्ट द गुड्स ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर इफ इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स हिज रिफ्यूजल। मतलब क्या कह रहा है, अगर सेल और रिटर्न बेसिस में मान लो मैंने गुड्स दिया, अब बायर ने राइटफुली टाइम में रीजनेबल टाइम में बता दिया कि हाँ मैं इसको गुड्स को रिजेक्ट करूँ, मेरे को नहीं चाहिए, तो अब बायर बाउंड नहीं होता कि वो गुड्स को रिटर्न करे, उसके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ मैंने रिजेक्ट किया तो मैं इसको रिटर्न कर देता ना। सेलर जाएगा, मेरा प्रीमिसेस पे आएगा और लेके जाएगा गुड्स को। और उसका लायबिलिटी फॉर निगलेक्टिंग डिलीवरी, अगर सेलर रेडी है और विलिंग टू डिलीवर करना, सेलर रेडी है वो डिलीवर करना चाहता है, लेकिन बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम, लेकिन बायर डिले कर रहा है या रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिलीवरी को, तब बायर इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस एंड रीजनेबल चार्जेस फॉर केयर और कस्टडी ऑफ द गुड्स। मतलब मैंने गुड्स सेल किया बायर को, अब मैं रेडी हूँ डिलीवर करने के लिए, लेकिन बायर मेरे को डिले करा रहा है या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस ला रहा है जिससे मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसका क्लेम डैमेजेस कर सकता हूँ। जो भी मैंने कस्टडी रखा उसका गुड्स का, जब तक मैंने संभाल के रखा उस सब चीज़ का, मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, यानी रीजनेबल चार्ज ले सकता हूँ फॉर केयर कस्टडी ऑफ द गुड्स। तो यहीं जाके हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अब यूनिट 4 में, आखिरी यूनिट होगा वो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, और ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर हम लोग बढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, अब ये एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो फॉर रिवीजन पर्पस पे, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल लेने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने होते हैं, इसलिए ये रिवीजन पर्पस है, वन शॉट है। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।